नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 12 कृषि रसायन मॉडल पेपर के बारे में। हमने पहले एक मॉडल पेपर हल किया था, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, पहले वो वाली वीडियो जा करके देख लें। और ये जो हमारा मॉडल पेपर है वो कृषि रसायन का मॉडल पेपर 2 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न से खंड अ। और खंड आ के जो सारे प्रश्न हैं वो एक एक नंबर के होते हैं। जैसे हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और ये ऑप्शन टाइप प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी जो आंसर पुस्तिका मिलती है उसमें लिखने होते हैं। जैसे इसका फर्स्ट प्रश्न है, मृदा में पोषक तत्वों का निचले संस्तरों में जाना कहलाता है। निछालन, निक्षेपण, कैल्शीकरण, पौर्जोलीकरण। तो इसमें राइट आंसर है निछालन। यानी निचले संस्तरों में पोषक तत्वों का जाना क्या कहलाता है? निछालन कहलाता है। निक्षेपण क्या होता है? जब पोषक तत्व निचले संस्तरों में जा करके जमा हो जाते हैं तो वो क्रिया कहलाती है निक्षेपण। आगे हम बात करें दूसरा प्रश्न, निम्न में से अम्लीय आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है वो अम्लीय प्रकृति की चट्टान है। बेसाल्ट और चूना पत्थर क्षारीय प्रकृति की चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, केओनिलाइट की संरचना किस प्रकार की होती है? 1-1, 2-1, 1-2, 3-2। तो इसमें जो केओनिलाइट की जो संरचना होती है वो 1-1 टाइप की संरचना होती है। यानी इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। अगला और चौथा प्रश्न है, खनिज एवं रासायनिक दृष्टि से सिलिकेट मृतिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है? खनिज एवं रासायनिक दृष्टि से सिलिकेट मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है 3। यानी खनिज एवं रासायनिक दृष्टि से सिलिकेट जो मृतिका है उसको 3 भागों में हम बांटते हैं, केओनिलाइट, एलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। आगे हम बात करते हैं अगले और 5वें प्रश्न की ओर। तो अगला और 5वां प्रश्न है, उदासीन मृदा की धनायन विनिमय क्षमता का मान होता है। उदासीन मृदा की धनायन विनिमय क्षमता का मान होता है तो इसमें है 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। यानी ऐसा माना जाता है कि जिन मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है वो उदासीन प्रकृति की होती हैं। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता का मान होता है। 4 डेसीसेमन प्रति मीटर से अधिक, 4 डेसीसेमन प्रति मीटर से कम, 1 से 3 डेसीसेमन प्रति मीटर, 1 डेसीसेमन प्रति मीटर। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है फर्स्ट, 4 डेसीसेमन प्रति मीटर से अधिक। अगला प्रश्न है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा सुधार में किया जाता है? क्षारीय, अम्लीय, लवणीय, लवणीय क्षारीय। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो है ए, क्षारीय मृदाओं में। यानी जिप्सम का जो उपयोग करते हैं वो क्षारीय मृदाओं के सुधार में करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पौधों के लिए आवश्यक गौण तत्व है। निम्न में से पौधों के लिए आवश्यक गौण तत्व है नाइट्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम। यानी कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम 3 तत्व ऐसे हैं जो पौधों के लिए आवश्यक गौण तत्व हैं या द्वितीयक पोषक तत्व हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो अपना प्रश्न है वो है, अत्यधिक जहरीले कृषि रसायनों पर किस रंग का टैग होता है? गहरा लाल, गहरा पीला, हरा, नीला। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वह ए, गहरा लाल रंग होता है। आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न में। और जो दूसरे प्रश्न में है, निम्न प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें नंबर फर्स्ट है, खनिज पदार्थों में 90% खाली जगह पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिलिका। खनिज पदार्थों में 90% क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, कोलाइडी कण खाली जगह आकार के होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर वो है 1 से 100 माइक्रोन। जो कोलाइडी कण होते हैं वो 1 से 100 माइक्रोन आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदाएं खाली जगह जलवायु वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आर्द्र जलवायु या नम जलवायु। जो अम्लीय मृदाएं हैं वो आर्द्र व नम जलवायु वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, पौधे खाली जगह तत्व को धनायन व ऋणायन दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं। तो इस खाली जगह में जो आएगा वो आएगा नाइट्रोजन। यानी पौधे नाइट्रोजन को धनायन व ऋणायन दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला
और जो तीसरे प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न एक एक नंबर के हैं इसमें। जैसे यहाँ दे रखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक लाइन या हम कह सकते हैं 20 से 40 शब्दों में देने होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट प्रश्न है, मृदा सुधार में उपयोगी चूना पदार्थ कौन कौन से हैं। मृदा सुधार में उपयोगी चूना पदार्थ कौन कौन से हैं। तो इसमें आता है बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर। ये क्या है, चूना पदार्थ हैं जिनका उपयोग मृदा सुधार में किया जाता है। आगे हम बात करें, कोलाइडी कण कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। कोलाइडी कण कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अगर हम कोलाइडी कणों की बात करें तो एक तो ब्राउनिंग गति प्रदर्शित करते हैं, दूसरा टिंडल प्रभाव का गुण दर्शाते हैं, तीसरा अगर हम बात करें तो अधिशोषण का गुण दर्शाते हैं, चौथी अगर हम बात करें तो अवशोषण का गुण दर्शाते हैं। तो ये 4 गुण कोलाइडी कण दर्शाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, आप पर जो आए वो आप लिख सकते हो। जैसे ऊर्णी पिंडन है, विऊर्णी पिंडन है, सुगठिता है, लेकिन आप पर जो आता है वो लिख दो। लेकिन सबसे बेस्ट है टिंडल प्रवाह, ब्राउनिंग गति और आपका वो अधिशोषण और अधिक्षेपण। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, दनायन विनिमय किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दनायन विनिमय किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये विद्युत गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत गतिकी का सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं, इलाइट की धनायन विनिमय क्षमता का मान क्या है। इलाइट की धनायन विनिमय क्षमता का मान क्या है। तो इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो होती है 20 से 50 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। 20 से 50 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है, मृदा में विकसित अम्लता का कारण क्या होता है। मृदा में विकसित अम्लता का कारण क्या होता है। तो मृदा में विकसित अम्लता का कारण होता है जल प्लावन यानी अत्यधिक जल भराव अथवा अम्लीय उर्वरकों का उपयोग। क्या होता है, अत्यधिक जल भराव अथवा अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। अगला प्रश्न, तत्व जो पादपों को जल की कमी के प्रति संवेदनशील बनाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो पादपों को जल की कमी के प्रति संवेदनशील बनाता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली में कैल्शियम क्या कार्य करता है। मूंगफली में कैल्शियम क्या कार्य करता है। तो मूंगफली में जो कैल्शियम है वो पैगिंग के निर्माण के लिए आवश्यक है। या हम कह सकते हैं कि जो मूंगफली में फलियों का निर्माण होता है वो कैल्शियम की उपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न है, प्रतीक्षा अवधि किसे कहते हैं। प्रतीक्षा अवधि, ये बहुत मोस्ट प्रश्न है। अगर हम प्रतीक्षा अवधि की बात करें तो किसी कीटनाशी या पेस्टिसाइड का एक बार उपयोग करने के बाद दूसरे प्रयोग के मध्य में जितना अंतर होता है वो प्रतीक्षा अवधि कहलाती है। जैसे मान लो हमने किसी एक कीटनाशी का उपयोग किया आज, जब हम दूसरे कीटनाशी का प्रयोग आज से 5 दिन बाद करेंगे तो इसके बीच में 5 दिनों का अंतर हो गया। तो ये जो 5 दिन है वो प्रतीक्षा अवधि है। यानी किसी कीटनाशी या पेस्टिसाइड का उपयोग के अंतराल रखी गई जो दिनों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, प्रतीक्षा अवधि कहलाती है। ये फर्स्ट पार्ट के जो प्रश्न थे अपने कंप्लीट हो गए। आगे हम बात करते हैं दूसरे पार्ट के, जो दूसरे पार्ट के प्रश्न होते हैं। जैसे हम बात करें खंड ब, और खंड बा के जो सारे प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न 1.5 अंक के होंगे, यानी 1.5 अंक के सारे प्रश्न होंगे। जैसे इसमें पहले प्रश्न की बात करें, मृत्तिका खनिज के मृदा में कार्य लिखिए। मृत्तिका खनिज के मृदा में कार्य, तो जो पहला कार्य है वो मृत्तिका पर ऋणावेश पाया जाता है, तो ये पोषक तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा हम बात करें, मृत्तिका पोषक तत्व प्रदान करने वाला भाग है। तीसरी अगर हम बात करें तो मृत्तिका में कार्बनिक पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों की अधिकता होती है। चौथी अगर हम बात करें तो ये मृदा की संरचना का निर्माण करता है। यानी ये क्या हो गए, मृत्तिका के कार्य हो गए। इसका जो सबसे मोस्ट कार्य है वो है पादपों को पोषक तत्व प्रदान करना। यानी मृत्तिका क्या करता है, पादपों का पोषक तत्व प्रदान करता है, या मृदा का पोषक तत्व प्रदान करने वाला भाग है। आगे हम बात करें कार्बन चक्र क्या है, चित्र बनाइए। इसमें आपको कार्बन चक्र का चित्र बनाना पड़ेगा। अब कार्बन चक्र है क्या, वायुमंडल एवं मृदा में कार्बन की सांद्रता के स्थानांतरण की जो चक्र बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बन चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। पीएच स्केल क्या है, वह यंत्र जिसके द्वारा पीएच को मापा जाता है पीएच स्केल कहलाता है। इसका आविष्कार एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके कार्य क्या है, इसके द्वारा मृदा पीएच को मापा जाता है और इसके द्वारा मृदा में H+ और OH+ आयनों की संख्या की गणना की जाती है। 2 इसके क्या हो गए, कार्य होंगे। आगे हम बात करें उभय प्रतिरोध के लाभ क्या हैं। उभय प्रतिरोध के लाभ, अब उभय प्रतिरोध के कारण क्या होता है, मृदा में अगर हम अम्ल या क्षार मिला दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, पादप अम्लीय और क्षारीय मृदा के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगले हम बात करें मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण लिखिए।
मृदा प्रदूषण क्या है? यानी मृदा के संगठन या मृदा के पोषक तत्वों का प्रदूषित होना क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण कहलाता है। इसके कारण क्या है? इसका सबसे मोस्ट कारण है उर्वरकों का उपयोग। दूसरा इसका कारण है पेस्टिसाइड का उपयोग या शाकनाशियों अथवा रसायनों का उपयोग। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण रोकने के उपाय लिखिए। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय क्या क्या हैं? तो वायु प्रदूषण रोकने के उपाय आप लिख सकते हो, इसके कई सारे उपाय हैं। जैसे एक तो अगर हम बात करें तो धुआं रहित वाहनों का उपयोग, यानी डीजल के वाहनों का कम उपयोग करना। दूसरा संचार के साधनों का उपयोग करना, जैसे यातायात के जो साधन हैं निजी वाहनों की जगह यातायात के साधनों का उपयोग करना। इस तरह से क्या हो सकते हैं, इसके कई सारे उपाय हो सकते हैं। आगे हम बात करें अनिवार्य अमीनो अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। अनिवार्य अमीनो अम्ल यानी प्रकृति में कुल 20 अमीनो अम्ल ज्ञात हैं, जिनमें से केवल 10 अमीनो अम्लों का जीव जंतुओं से संश्लेषण किया जा सकता है। इन ऐसे अमीनो अम्लों को क्या कहा जाता है? अनिवार्य अमीनो अम्ल कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि प्रकृति में केवल 10 अमीनो अम्लों का संश्लेषण किया जा सकता है, जिन्हें अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे लाइसिन है, ल्यूसिन है, तो ये कैसे हैं? अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एंजाइम क्या है, इनकी कार्य लिखिए। तो इसमें आपको एंजाइमों के कार्य लिखने हैं। जैसे एंजाइम की परिभाषा भी बतानी है। एंजाइम क्या करते हैं? प्रोटीन से निर्मित पदार्थ जो शरीर की क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। इनके कार्य ये शरीर में उत्प्रेरणा का कार्य करते हैं सबसे मोस्ट। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरकों के प्रयोग की विधियां कौन कौन सी हैं? आपको जैव उर्वरकों के प्रयोग की विधियां बतानी है। जैसे इनका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बीजोपचार के रूप में किया जाता है, जड़ उपचार के रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इनकी उपयोग की क्या बतानी है? आपको विधियां बतानी है। आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो इसमें जो अगला प्रश्न है वह हरी खाद क्या है, इसे बनाने की विधि लिखिए। अब हरी खाद क्या है? फसलों को पुष्प पाने की अवस्था पर मृदा में मिलाकर जो खाद तैयार की जाती है वो हरी खाद कहलाती है। प्रयोग की विधि क्या है? 2 बनाने की विधियाँ इसकी। एक तो खेत में हरी खाद तैयार करना, दूसरा वनस्पति अवशेषों को डालकर हरी खाद तैयार करना। तो इस तरह से ये सारे आपके प्रश्न हो जाएंगे। इसके जो बाद के जो प्रश्न हैं वो निबंधात्मक और बड़े प्रश्न हैं, उनको मैं यहाँ पर नहीं करा पाऊँगा। तो यहाँ तक कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको PDF लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें तो वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।